जब से दुनिया के अमीर तरीन आदमी एलन मस्क ने ट्विटर का टेक ओवर किया है, $44 बिलियन में उसने उसको ख़रीदा है पिछले महीने, तब से ट्विटर की दुनिया में एक भंचाल आया हुआ है। मतलब हर इवन हमें आवरली बेसिस पे कोई ना कोई नई डेवलपमेंट सुनने और देखने को मिलती है ट्विटर के हवाले से। ट्विटर को हर साल सूद की मद में तकरीबन $1 बिलियन हर साल पे करना पड़ता है और इसके हज़ारों एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी इसमें सैलरीज देनी होती हैं और दुनिया में इस वक्त इकनॉमिक रिसेशन भी चल रहा है। मतलब बड़ी बड़ी टेक कंपनीज़ जैसे अमेज़ॉन हो गया, फेसबुक हो गया, इन्होंने हज़ारों एम्प्लॉयज़ को अपने निकाला ताकि अपने रेवेन्यूज़ को मेंटेन कर सकें। अच्छा, ट्विटर की दुनिया में भंचाल कैसे आया हुआ? इस पस मंज़र में ट्विटर की दुनिया में भंचाल कैसे आया हुआ? ट्विटर ने भी अपने रेवेन्यूज़ के सोर्सेज को बढ़ाने के लिए और एक्सपेंडिचर्स कम करने के लिए दो स्टेप्स लिए। इसने सबसे पहला काम तो ये किया कि एलन मस्क ने अनाउंस किया कि ये अपने 50% एम्प्लॉयज़ को नौकरी से निकाल देगा। 75 से एम्प्लॉयज़ हैं टोटल इसके और हज़ारों की तादाद में कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ हैं। तो उनको जो टोटल जो इनका नंबर बनता है उसका 50% इसने प्लान किया कि हम निकाल देंगे और उसके ऊपर अमल दरामद होगा। अच्छा, इसकी वजह से दुनिया में एक नेगेटिव मैसेज किया, इसके फ्यूचर के हवाले से एक नेगेटिव मैसेज किया। खैर, जो दूसरा स्टेप इसने लिया अपने रेवेन्यूज़ को मेंटेन करने के लिए, वो इसने ये लिया कि इसने ऐलान किया कि ट्विटर के ऊपर वेरिफिकेशन फ़ीस रखी जाएगी $8 पर मंथ। जो वेरीफाइड अकाउंट्स हैं उनको भी पे करनी पड़ेगी और जो नए सिरे से वेरीफाइड करवाना चाहता है उसको भी पे करनी पड़ेगी। तो अभी तक तो लोगों को फ्री में यूज़ करने की आदत थी, तो लोगों में बहुत ज़्यादा इसके अगेंस्ट ओपिनियन पैदा हुआ, जज्बात पैदा हुए, लोगों ने बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया। तो दुनिया में इसकी वजह से भी एक नेगेटिव मैसेज गया। तो तीसरा एलिमेंट जो जिसने इसके भंचाल में रोल प्ले किया, वो इसका अपने एम्प्लॉयज़ को एक अल्टीमेटम देना है, हार्डकोर वर्क अल्टीमेटम। इससे पहले बड़ा एक लीनियंट वर्क एनवायरनमेंट था। इसके ट्विटर के एम्प्लॉयज़ इवन घर बैठ के भी अपना काम कर रहे होते थे, रिमोट जिसे कहते हैं, रिमोट वर्किंग कर रहे होते थे। इसने कहा जी कि आपको ऑफिस में आना पड़ेगा और ऑफिस में भी आपको लॉन्ग आवर्स काम करना पड़ेगा और वो लॉन्ग आवर्स भी आपके इंटेंसिवली यूज़ होंगे, यानी कि आपको फुल फोकस्ड होकर काम करना पड़ेगा। और जो एम्प्लॉई इस पॉलिसी के अगेंस्ट जाना चाहता है तो वो अभी से बताए ताकि उसको फारिग कर दी जाए। और मास रेजिग्नेशन, यानी कि बहुत ज़्यादा तादाद में रेजिग्नेशन लोग तवक्को कर रहे हैं कि ट्विटर में कि एम्प्लॉयज़ मास रेजिग्नेशन की तरफ जाएंगे। रफली कहा जाता है कि 2000 एम्प्लॉयज़ इस चक्कर में सिर्फ छोड़ के जाएंगे ट्विटर को। खैर, मेरी नज़र में तो ये एलन मस्क का जो है वो उसका काम आसान हो जाएगा एम्प्लॉयज़ को फारिग करने का। अच्छा, अब हम थोड़ा सा अगर इसकी तरफ देखें कि इस सारे इन कामों का, अच्छा ये भी भूचाल की ही जो एक इसमें ट्विटर की दुनिया में एक भूचाल आया हुआ, इसी की एक शेप है कि ये इन स्टेप्स का इम्पैक्ट क्या हुआ। सबसे पहला इम्पैक्ट तो ये हुआ कि यानी कि जो वेरिफिकेशन फ़ीस रखी उसकी वजह से, अच्छा वेरिफिकेशन का कोई प्रॉपर कोई प्रोसेस नहीं रखा, सिर्फ फ़ीस रख दी। आप जनाब अपने अकाउंट को ओपन करें और फ़ीस पे करें, वो ये नहीं चेक करेंगे कि आपने जिस नाम से अकाउंट वेरीफाई करवाया आप क्या आप वही हैं। आप फ़ीस पे करें और अपना ब्लू टिक लें और जाएं। तो उसकी वजह से इम्पर्सोनेशन बहुत बढ़ गई। इम्पर्सोनेशन मीन्स कि आप फेक अकाउंट्स बना सकते हैं। आप सपोज जैसे मैं अब्दुल बारी हूँ, लेकिन मैंने ब्लू टिक हासिल कर लिया, मैं अपना नाम ट्विटर पे चेंज करता हूँ, एडिट करता हूँ और मैं डोनाल्ड ट्रंप के नाम से अपना आईडी बना लेता हूँ, अपना आईडी पे एडिट करके नाम रख लेता हूँ और डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर लगा लेता हूँ। अब लोग तो समझेंगे ये वेरीफाइड अकाउंट है, ये डोनाल्ड ट्रंप ही होगा, तो मैं उसके नाम से ट्वीट कर दूँ, कुछ भी ट्वीट कर दूँ। लोगों ने तो डोनाल्ड ट्रंप के नाम से ही उसको लेना है, मैसेज को लेना कि डोनाल्ड ट्रंप ने किया हुआ। इम्पर्सोनेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई और हमें देखने को मिला जी कोई बंदा जो बाइडन के नाम से कर रहा, ट्वीट कर रहा, कोई बंदा जनाब डोनाल्ड ट्रंप के नाम से भी कर रहे थे लोग वाकई में।
तो लोगों में कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा क्रिएट होगी। कन्फ्यूजन क्रिएट होगी तो ज़ाहिर सी बात है कि फ्यूचर के बारे में सवाल तो होंगे। दूसरा काम, इम्पॉर्टेंट काम ये हुआ, इम्पर्सोनेशन की वजह से ये काम हुआ कि बहुत बड़े बड़े जो ब्रांड्स थे उन्होंने अपना ट्विटर से अपने रेवेन्यूज़ को हटाने का अंदिया दे दिया। जनरल मोटर्स उनमें था, वॉल्क्सवैगन एक बड़ा मशहूर ब्रांड है वो था, जनरल मिल्स थी। इन्होंने कहा जी कि हम अपने एडवर्टीज़मेंट रेवेन्यूज़ जो एडवर्टीज़मेंट के मद में वो देते हैं वो रेवेन्यूज़ हम रोक लेंगे। तो जाहिर सी बात है कि ट्विटर का तो इस वक्त चल ही सर्कल जो है वो एडवर्टीज़मेंट के रेवेन्यूज़ पर आए, तो जाहिर सी बात है उसको फ्यूचर तो के बारे में सवालात तो फिर बनेंगे। अच्छा, फिर दूसरा काम ये हुआ कि जब और हकीकत में जो एक और इम्पैक्ट हुआ, एक ने तो अंदिया दिया, कुछ ब्रांड ने तो अंदिया दिया था, और एक जो वाकई कुछ ने अपना एडवर्टीज़मेंट रेवेन्यूज़ ख़त्म कर दिए। उनमें एली लिली एक यूएस का बड़ा फार्मास्यूटिकल का बड़ा ब्रांड है, उसने अपने मिलियंस ऑफ डॉलर्स के रेवेन्यूज़ रोक लिए, एडवर्टीज़मेंट रेवेन्यूज़, क्योंकि उसके नाम से किसी ने इम्पर्सोनेट हो के और उसके नाम से ट्वीट किया था, जिसकी वजह से उनके बिज़नेस पे असर पड़ा। और कुछ कंपनीज़ के बारे में तो ये भी कहा जाता है कि इसी इम्पर्सोनेशन की वजह से उनके स्टॉक मार्केट में उनके शेयर की वैल्यू बहुत गिरी, उन्हें बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ। तो ब्रांड्स में ट्विटर के बारे में नेगेटिव सेंटीमेंट्स उभरना अचंभे की बात नहीं है। अच्छा, ये तो भंचाल और इसकी शेप्स थी। अब अगर हम इसकी बात करें कि ट्विटर इम्पोर्टेंट कैसे है, आज की दुनिया में ट्विटर इम्पोर्टेंट कैसे है और ट्विटर का फीचर क्या है, तो हम सिंपली चंद चीज़ों की तरफ देखेंगे कि ट्विटर कैसे रोल प्ले कर रहा है आजकल। ट्विटर एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल टूल है, पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है। जो दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल एक्टिविटी हो रही है वो ट्विटर के थ्रू हो रही है। ट्विटर तकरीबन 25 करोड़ लोग ट्विटर को यूज़ करते हैं डेली बेसिस पे। पॉलिटिकल और आम लोग भी होते हैं उसमें, पॉलिटिशियंस और आम लोग भी होते हैं। तो पॉलिटिकल एक हिस्ट्री क्रिएट हो चुकी है, इसको हम पॉलिटिकल डायरी कहें तो वो भी गलत बात नहीं होगी। आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले सिर्फ प्रिंट मीडिया होता था और उसके अखबारों पे लोग बहुत ज़्यादा रिलाई करते थे और लाइब्रेरियाँ भरी होती थी अखबारों से। तो किसी ने कोई पुराना किस्सा निकालना होता था, इन्वेस्टिगेशन करनी होती थी, मतलब कोई फ़ीचर लिखना होता था, कुछ भी करना होता था, तो वो लाइब्रेरी में जाते थे और अखबारों के जो है पलंदों को निकालते थे, उसमें से फिर बड़ा टाइम निकाल के अपनी जनाब मतलब की ख़बर निकालते थे, कॉलम निकालते थे, उसके बारे में फिर जो भी वो करना चाहते थे करते थे। तो ये चीज़ ट्विटर पे है, आप चंद वर्ड्स को उसके सर्च बार में जाके पुट करेंगे और आपके सामने वो सारा कुछ आ जाएगा। इसके ऊपर एक हिस्ट्री एक क्रिएट हो चुकी है ट्विटर के ऊपर। तो ये इस वक्त 10-15 साल की हिस्ट्री ट्विटर का मौजूद है। और दुनिया में कोई भी ट्रेडिशनल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया या मैगज़ीन टाइप, वो इस वक्त पॉलिटिकली अपना इतना रोल प्ले नहीं कर रहे जितना ट्विटर कर रहा है। तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसकी इम्पोर्टेंस को हमारे सामने रखता है वो है, ये एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक टूल है। इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे ये डिप्लोमेसी में बहुत रोल प्ले कर रहा है। आपको याद होगा कि जनवरी 2017-18 में शायद डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के बारे में बड़ी सख्त ट्वीट की थी और सारे पाकिस्तान में सरकर्दा लोग अलर्ट हो गए थे। हर पाकिस्तानियों ने भी फिर ट्वीट्स की थी उसके अगेंस्ट, लेकिन एक डिप्लोमेसी इसके थ्रू कन्वे हो रही है, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी इसके थ्रू मेंटेन हो रही है और नेशनल हो रही है। आपने पाकिस्तान में भी देखा होगा कि सबसे पहले जो ख़बर आती है पॉलिटिकली वो ट्विटर पे आती है, और पॉलिटिकल और ट्विटर की ट्वीट्स के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया अपनी ख़बरें अप देता है। किसी ने भी अप टू डेट रहना हो, मतलब लेटेस्ट न्यूज़ लेनी हो, सबसे पहले ट्विटर को देखता है। आजकल बड़े आम नज़र आता है जी, फलाने ने ये पैगाम दिया, उसमें ट्वीट भी शो की जाती है। तो ये पॉलिटिकल टूल है बहुत बड़ा, और डिप्लोमेटिक टूल है बहुत बड़ा। तीसरे नंबर पर इम्पॉर्टेंट चीज़, दुनिया में 25 करोड़ लोग इस वक्त इसको यूज़ कर रहे हैं, कम बेश, बल्कि शायद ज़्यादा ही होंगे, 25-30-35 करोड़ मेरे अंदाजे में होंगे। तो ये, और ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, इन्फ्लुएंशियल लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। तो ये एक मार्केटिंग टूल है। बड़े बड़े ब्रांड्स ट्विटर के ऊपर रिलाई करते हैं कि दुनिया ट्विटर के ऊपर हर वक्त एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहती है, तो वो उसके थ्रू अपनी एडवर्टीजमेंट करते हैं, अपनी चीज़ों को सेल करते हैं, अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाते हैं।
तो मार्केटिंग वालों को भी इसके ट्विटर के फ्यूचर के हवाले से बड़ा कंसर्न है। अगर इसके फ्यूचर में कुछ होता है तो जाहिर सी बात है कि उनका भी एक बड़ा मार्केटिंग प्लेटफॉर्म उनके हाथ से जा सकता है। और एक और सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये आम लोगों की आवाज़ पहुंचाने में बड़ा रोल प्ले कर रहा है ट्विटर। ग्रीवेंसेस किसी ने शो करनी हो, किसी ने अपना पॉजिटिव फीडबैक देना हो, किसी ने कोई कैंपेन चलानी हो, तो वो ट्विटर का सहारा लेता है। ट्विटर आम लोगों का फीडबैक देने में बड़ा रोल प्ले कर रहा है और गवर्नमेंट्स को और कंपनीज़ को इस तरह हेल्प कर रहा है कि उन लोगों के दरमियान जो चल रहा है, लोगों के जहनों में जो चल रहा है, वो ट्वीट्स के थ्रू शो कर रहे हैं, वो उनको पता चलता है। एक किस्म का सर्वे का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो ट्विटर की इंपॉर्टेंस आज के दौर में, अब आप थोड़ा सा इमेजिन करें कि ट्विटर को माइनस कर दें दुनिया के नक्शे से, फेसबुक और इंस्टाग्राम वगैरह इनके ऊपर आप रिलाई करें, तो क्या आप समझते हैं कि भी अनरेस्ट क्रिएट नहीं होगा? बहुत ज़्यादा होगा। दुनिया बहुत सारे लोग जो हैं वो इंटरनेशनल, नेशनल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सोशल मामलात से अंधेरे में आ जाएगी। उनका डेवलपमेंट्स का ही नहीं पता चल रहा होगा। गवर्नमेंट्स को इस तरह होगा कि वो अपनी बात नहीं कन्वे कर पा रहे होंगे लोगों तक, और लोगों को ये होगा कि वो अपनी बात नहीं कन्वे कर पा रहे होंगे गवर्नमेंट तक, कंपनीज तक। तो इससे जाहिर सी बात है कि एक दफ़ा तो एक बहुत बड़ा स्पेस बन जाएगा। तो अगर हम इसके फीचर्स की तरफ देखें तो इसमें थोड़ा सा मेरा एनालिसिस ये है कि फ्यूचर इसका चांसेस ज़्यादा यही है कि ये सर्वाइव करेगा। उसमें 2-3 बड़े लॉजिकल रीजंस हैं जिसकी बेस में मैं ये बात कर रहा हूँ। एलन मस्क, जिसकी हम अगर हिस्ट्री उठा के देखें, सबसे पहले जिसने सबसे अच्छा प्रोजेक्ट दिया था, वो पार्टनरशिप में दिया था, वो था पेपाल। आज सारी दुनिया में मशहूर है। वहाँ से ही ये मिलियनर्स की फहरिस्त में वहाँ से पेपाल से के थ्रू शामिल हुआ था। फिर इसने जनाब टेस्ला दिया। दुनिया ने शुरू में कहा जी कि टेस्ला एक फेल्ड प्रोजेक्ट है, इस बंदे ने वो कामयाब किया, और ये टेस्ला ही था जिसने इसको दुनिया की अमीर तरीन शख्सियात की फहरिस्त में ला के खड़ा कर दिया। फिर इसने स्पेस एक्स शुरू किया, जो एक बड़ा प्रॉमिसिंग प्लेटफॉर्म है जिसका फ्यूचर बड़ा ब्राइट समझा जाता है। और फिर एलन मस्क के बारे में बड़ा मशहूर है कि ये बड़ा हार्ड वर्किंग आदमी है। ये लॉन्ग आवर्स तक काम करने का आदी है और अपने एम्प्लॉयज़ में इस कल्चर को इंस्टिल करने का भी जो है ना, इससे इसके सर जाता है कि इसने उन लोग अपने एम्प्लॉयज़ के को भी इसी कल्चर में ढाल दिया कि जी लॉन्ग आवर्स तक काम करो, ऑफिस में बेशक सो जाओ और काम पे ज़्यादा फोकस करो। और ये जो अल्टीमेटम इसने ट्विटर में दिया था, जिसकी वजह से लोग इससे नाला हुए ट्विटर में एम्प्लॉयज़, वो यही था कि वो हार्डकोर कल्चर एक यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाना चाहता था कि जी आप इस पर मेहनत करें, नए फीचर्स ऐड करें, इसको मोर डायनामिक बनाएं ट्विटर को। तो अगर हम एलन मस्क की पर्सनैलिटी को देखें तो हमें इसके बारे में थोड़ा सा यही आइडिया होता है कि जी ये ट्विटर सर्वाइव करेगा। अच्छा, दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल टूल है, डिप्लोमेटिक टूल है और एडवर्टीज़मेंट टूल है। तो जाहिर सी बात है कि अगर एलन मस्क इसको संभाल नहीं पाता इसके मामलात को, तो फिर हो सकता है यूएस गवर्नमेंट ही इसमें अपना रोल प्ले करे, दूसरी गवर्नमेंट्स, यूरोपियन गवर्नमेंट्स इसमें अपना रोल प्ले करें और वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व होके इसको बेल आउट करें। अगर ये जाता है बैंक्रप्सी की तरफ या एम्प्लॉयज़ के मद में जाता है, तो हो सकता है वो इसकी एम्प्लॉयमेंट कैंपेन में इसकी हेल्प करें, और रेवेन्यू के लिए हो सकता है कि वो इनडायरेक्टली कैपिटल फंडिंग ग्रुप्स को आगे करें और उनको इनकरेज करें कि इसके अंदर आप अपनी इन्वेस्टमेंट करें और इसको बैंकरप्ट होने से बचाएं, बेल आउट करें। तो बहरहाल ज़्यादा चांसेस तो यही हैं, और मतलब हमें चाहना भी यही चाहिए, हमारी ख्वाहिश भी यही होनी चाहिए कि ऐसे प्लेटफॉर्म जो फ्री स्पीच को प्रमोट करते हैं उनको यहाँ पे रहना चाहिए। इनका बहुत बड़ा रोल है आज के दौर में। तो उम्मीद तो यही है कि ये सर्वाइव करेगा। लेट्स सी व्हाट हैपन्स इन कमिंग फ्यूचर। ये उम्मीद है कि आने वाले 1-2 हफ्तों में बड़ा वाज़ेह हो जाएगा कि ट्विटर का क्या होने वाला है।